नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुनील। स्वागत करता हूँ आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टार एजुकेशन बाय सुनील सर में। आज है 9 मई और 9 मई 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हम लोग इस वीडियो लेक्चर सीरीज में जानने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले हमें यह जानना है कि दुनिया भर में कोरोना वायरस के केसेस कितने हो चुके हैं। 39,71,738 संक्रमित लोग हैं और मरने वालों की संख्या 2,73,795 पहुंच चुकी है। और जबकि ठीक होने वालों की संख्या जो है वो है 13,70,765 लोग ठीक हुए हैं। दुनिया में अमेरिका नंबर 1 पे है। अमेरिका के अंदर केसेस जो हैं वो ऑलमोस्ट 13 लाख के आसपास पहुंच चुके हैं और 77,500 के आसपास लोग जो हैं वो मर भी चुके हैं। नंबर 2 पे स्पेन है, 3 पे इटली है, 4 पे यूके है और 5वें नंबर पे रशिया है। रशिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा केसेस देखने को मिल रहे हैं एक दिन के अंदर ही। और यही बात करूं मैं अपने प्यारे भारत की, तो भारत के अंदर ये जो आंकड़ा है वो ऑलमोस्ट अब 60,000 के आसपास पहुंचने ही वाला है। 59,304 हो चुका है और मरने वालों की संख्या 1983 हो चुकी है। नंबर 1 पे महाराष्ट्र है, नंबर 2 पे गुजरात है, अब नंबर 3 पे तमिलनाडु हो चुका है, दिल्ली 4 नंबर पे पहुंच चुका है। तमिलनाडु में 600 से ज़्यादा केस अब एक दिन के अंदर देखने को मिल रहे हैं। चलिएगा, पहला हमारा सवाल है कि हाल ही में अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स ने फोर्ब्स इंडिया बिलियनियर्स लिस्ट निकाली है 2020 की इंडिया की। उसमें पहले स्थान पे कौन है? तो जाहिर सी बात है, नो डाउट पहले नंबर पे मुकेश अंबानी ही है। डी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। ठीक है, ये जो आपको फोटो में दिख रहे हैं, खैर कौन नहीं जानता भला मुकेश अंबानी को। रिलायंस इंडिया के चेयरमैन है ये। इनकी जो संपत्ति है वो $36.8 बिलियन है और ये पहले स्थान पे आए हैं। और हालांकि ये भारत में सबसे ज़्यादा अमीर व्यक्ति के रूप में भी अब ये जाने जा रहे हैं और काफ़ी लंबे टाइम से इन्हीं का ही नाम आ रहा है ये। मुकेश अंबानी की संपत्ति पिछले साल के मुकाबले है 13.2 बिलियन डॉलर कम हुई है, लेकिन फिर भी ये नंबर 1 पे ही है अभी ये। और दूसरी तरफ स्टॉक मार्केट में गिरावट के बावजूद भारतीय व्यवसाय जो है उनका नाम है एक राधा कृष्ण दामनी। इनकी संपत्ति 13.8 बिलियन डॉलर की संपत्ति है और ये दूसरे नंबर पे अमीर व्यक्ति हैं भारत के वर्तमान में। अगला हमारा सवाल है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, जिसको आप UNEP कहते हैं, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ने राष्ट्रीय सद्भावना दूत के रूप में किस अभिनेत्री के कार्यकाल को 2 साल के लिए बढ़ा दिया है? तो UNEP का जो अभिनेत्री है, जो इनके क्या कहते हैं सद्भावना दूत है, इनका नाम है दिया मिर्जा। और दिया मिर्जा का कार्यकाल जो है अब 2 साल के लिए बढ़ा दिया है। अब ये 2022 तक जो है ये सद्भावना दूत रहेगी UNEP की। और दिया मिर्जा सतत विकास लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष दूत भी हैं ये। और बात करूं मैं UNEP, तो इसका फुल फॉर्म तो है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। हेडक्वार्टर इसका नैरोबी केन्या के अंदर है और इसकी अध्यक्ष का नाम है इंगर अदारसन। ठीक है, और डायरेक्टर का नाम है, डायरेक्टर और हेड इसके एक ही हैं ये। ठीक है, अगले सवाल की ओर जाता हूं। तो हाल ही में किसने श्रम ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में जो है पदभार ग्रहण किया है? श्रम ब्यूरो के महानिदेशक के पद पे बने हैं जो अभी हाल ही में, जिनका नाम है DPS नेगी। बी ऑप्शन सही है, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं, यही है DPS नेगी। श्रम और रोजगार मंत्रालय जो है, इसके तहत श्रमिक रोजगार और खुदरा मुद्रास्फीति से संबंधित जितने भी आंकड़े होते हैं उनके लिए ये डिपार्टमेंट काम करता है। सरकार अगले कितने वर्षों में राजमार्गों के निर्माण पर 15 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बना रही है? तो अगले 2 सालों के अंदर जो है वो राजमार्गों पे 15 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बना रही है। ये घोषणा की है सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने। विदेश में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए किस मिशन के तहत 7 से 13 मई के दौरान 64 उड़ानें संचालित की जाएंगी? तो विदेश में बहुत सारे भारतीय फंसे हैं, उनको अब जो है इंडिया के अंदर वापस लाया जाएगा वाया एयर इंडिया फ्लाइट से। और वो एक मिशन है जिसका नाम है वंदे भारत मिशन। बी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। 12 देशों में लगभग 14,800 भारत के लोग फंसे हैं। उनको 64 उड़ानों के साथ में जो है वो एयर इंडिया और उसकी जो सहायक कंपनियां हैं वो वापस लेके आएंगी। हालांकि इनको जैसे ही वापस लेके आएंगे उनको 14 डेज के लिए क्वारंटाइन रहना ही होगा और रखा जाएगा। बेसिकली उनको घर नहीं आने दिया जाएगा और उस 14 डे का जो भी खर्चा है वो खुद ही उठाएंगे। जिस व्यक्ति को रखा जा रहा है, जिसे भी विदेश से लाया जा रहा है, सरकार मतलब उसका खर्चा नहीं उठाएगी।
और इस तरीके से उन्हें जो है एक इक्विपमेंट के थ्रू जो मतलब एक सोशल डिस्टेंसिंग जो है उसी तरीके से लाया जाएगा, ठीक है। और मतलब ऐसा भर के नहीं लेके आया जाएगा, मतलब तकरीबन 70% ही प्लेन के अंदर व्यक्ति बैठे रहेंगे। When is the वर्ल्ड थैलीसीमिया डे ऑब्जर्व्ड? थैलीसीमिया दिवस कब मनाते हैं? ये मनाया जाता है 8 मई को। क्या होता है थैलीसीमिया? देखिएगा, हमारे बॉडी के अंदर बेसिकली एक ब्लड का डिसऑर्डर है ये थैलीसीमिया, और एक आरबीसी होता है, एक डब्ल्यूबीसी होता है। उनमें से जो आरबीसी होता है, रेड ब्लड सेल जो होता है, उसका निरंतर कम हो जाना, और इतने कम हो जाना कि एनीमिया जैसी भी शिकायत देखने को मिलती है, जिसको खून की कमी भी कहा जाता है। वह मतलब आप ओवरऑल आपसे पूछा जाए थैलीसीमिया क्या है, तो आरबीसी का कम होना ही थैलीसीमिया कहलाता है, और वो बहुत ही तेजी से गिर जाते हैं। आरबीसी हमारी बॉडी में जो है वो 5 मिलियन से 5.5 मिलियन के आसपास होते हैं, याद रखिएगा आप लोग। मतलब ये 50 लाख से 55 लाख के आसपास होते हैं, और इनका जो लाइफ टाइम है वो तकरीबन 100 से 120 दिन होता है। इनका मेन काम जो होता है क्या, कि बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का, हर एक बॉडी को पार्ट को ऑक्सीजन देना और वहीं से कार्बन डाइऑक्साइड लेके आना। आरबीसी के अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं होता, याद रखिएगा, एक्सेप्ट कैमल और लामा। ये याद रखिएगा, कैमल और लामा में जो है वो होता है न्यूक्लियस, बाकी किसी के अंदर आरबीसी का न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक नहीं पाया जाता, ठीक है। आप आरबीसी के कोई और भी नाम है क्या, आप मुझे बताइएगा। जैसे एक तो रेड ब्लड सेल हो गया, एक रेड ब्लड कार्पल्स हो गया, एक इसे लाल रक्त कणिकाएं भी कहते हैं, के अलावा भी इसका कोई एक नाम है क्या, वो आप बताइएगा। इसका लाल होने का कारण जो है वो हीमोग्लोबिन है, ठीक है। तेलंगाना हैज इम्पोज्ड हाउ मच फाइन फॉर नॉट वेयरिंग मास्क इन अ पब्लिक प्लेस? तेलंगाना ने भी हाल ही में एक नया रूल अपनाया है कि जो पब्लिक प्लेस में मास्क नहीं पहनेगा उनको 1000 रुपये जुर्माना देना होगा। डी ऑप्शन सही है। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है ये क्वेश्चन पढ़ के और पढ़ा के, और मेरा पर्सनली इस पे मत है। जैसे जापान के अंदर एक कल्चर ही बन गया कि हर लोग आम लाइफ में, जैसे स्वाइन फ्लू वहाँ पे आया था 2009 में, उसके बाद में हर लोगों ने जो है मास्क पहनना शुरू ही कर दिया था, कल्चर में अपना लिया था। अब मैं चाहता हूं कि मतलब मैं चाहता हूं और मेरा ऐसा सोच है कि हर कोई अब मास्क पहने, अपने कल्चर में इसी को ही अपनाए। काफ़ी अच्छा रहता है ये हेल्थ के लिए, और भविष्य में ऐसे किसी वायरस से भी हम लोग बच सकते हैं। ये तेलंगाना का एक वहाँ की जो है मोलाऊ जनजाति है, उन लोग थोड़े गरीब हैं, पर फिर भी उन लोगों ने जो है इस टाइप से पत्तों से जो है वो मास्क बना रखा है, ठीक है। खैर जैसा भी है, पर मास्क तो यूज़ कर ही रहे हैं सभी। तेलंगाना की बात की जाए तो यहाँ की राजधानी हैदराबाद है, गवर्नर का नाम जो है सौंदरराजन है, मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव है। यहाँ की टोटल 33 डिस्ट्रिक्ट है और जनसंख्या 3.52 करोड़ है। 2 जून 2014 को जो है ये भारत का एक नया राज्य बना था तेलंगाना। अगले सवाल की ओर जाते हैं। तो कोविड-19 टेस्ट बस किस राज्य में लॉन्च की गई है? कोविड-19 टेस्ट बस जो है वो महाराष्ट्र मुंबई में लॉन्च की गई है। ए ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। इस बस का मेन जो टारगेट है वो कैपेबल ऑफ कंडक्टिंग 5 मिलियन टेस्ट पर मंथ, एक महीने के अंदर तकरीबन 50 लाख टेस्ट करने का जो है इस बस का जो है वो टारगेट है। यह बस जो है वो आईआईटी के छात्रों ने बनाई है, उसकी एक पूरी टीम ने बनाई है, और 80% तक जो है इसकी लागत कम हो जाएगी जो भी टेस्टिंग अभी कर रहे हैं उनके मुकाबले। पैन आईआईटी एल्यूमिनी का हेडक्वार्टर जो है उसके अंदर वर्तमान अध्यक्ष रामनाथ एस मणि, जिन्हों के जो है ये गाइडेंस में ये बेसिकली बस बनी है। नीति आयोग के वरिष्ठ नागरिकों के लिए कौन सा अभियान लॉन्च किया गया है? नीति आयोग ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक नया अभियान लॉन्च किया है जिसका नाम है सुरक्षित दादा दादी नाना नानी अभियान, ठीक है। अपने साथ अपनों का ध्यान, ठीक है। तो इस अभियान के तहत क्या होगा, इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि कोविड-19 महामारी के दौरान जितने भी वरिष्ठ नागरिक हैं, बुजुर्ग हैं, उन सभी की देखभाल करना। नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, और नीति आयोग के अध्यक्ष का नाम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं इनका नाम है राजीव कुमार। नीति आयोग के सीईओ का नाम जो है वो है अमिताभ कांत। अच्छा, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा। कौन सा राज्य प्रवासी परिवारों के सदस्यों को शिक्षित करने के लिए निगाह कार्यक्रम जो है वो कार्यक्रम स्टार्ट करने वाला है?
तो देखो निगाह एक तो मुसलमानों में विवाह पद्धति होती है, लेकिन यहाँ पे हिमाचल प्रदेश जो है जितने भी प्रवासी परिवार हैं उनको पढ़ाने के लिए कार्यक्रम जो है वो शुरू किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश कर रहा है, तो हिमाचल प्रदेश को मैप में देखिएगा, गवर्नर का नाम बांद्रू दत्तात्रेय है। जनसंख्या यहाँ की है 68.6 लाख। 2 राजधानी है, गर्मियों में राजधानी शिमला है, सर्दियों में राजधानी धर्मशाला है। मुख्यमंत्री का नाम जयराम ठाकुर है। चलिएगा, आज के करंट अफेयर इतने ही थे। कल फिर हाजिर होऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट लेटेस्ट अपडेट्स के साथ में। तब तक के लिए आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। जय हिंद।